फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के बारे में, जिसे रिसेंटली एमसीए ने इंट्रोड्यूस किया है 30 मार्च 2020 को अपने सर्कुलर नंबर 12/2020 में। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में उन डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज को बेनिफिट दिया गया है। मैं एक बार आपको डिफ़ॉल्टिंग कंपनी बता देती हूँ। डिफ़ॉल्टिंग कंपनी ऐसी कंपनीज को कहा जाता है जिन्होंने ड्यू डेट पे अपने स्टैच्यूटरी फॉर्म्स या कोई भी स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किया हो, तो ऐसी कंपनी को हम डिफ़ॉल्टिंग कंपनी कहते हैं। तो इस स्कीम के तहत ऐसी डिफ़ॉल्टिंग कंपनी को ये बेनिफिट दिया गया है कि वो अपने जितने भी उनके पेंडिंग फॉर्म हैं, जो भी उनके बिलेटेड फॉर्म है और उन्होंने ड्यू डेट पे जो भी अपने फॉर्म्स फाइल नहीं करे, वो एमसीए की वेबसाइट पे जाके अपने सारे पुराने फॉर्म फाइल कर सकते हैं और इसके लिए उनको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। बस उन्हें एमसीए की नॉर्मल फीस पे करनी होगी, जो भी उनकी नॉर्मल फीस होती है। और फ्यूचर में उनके ऊपर जो भी प्रोसिक्यूशन इम्पोज होने वाली थी कि उन्होंने फॉर्म्स फाइल नहीं करे हैं या डिले फाइल करे हैं, तो वो प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर इम्पोज नहीं होगी। तो चलिए अब मैं इसका प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले हमें अपने सारे पेंडिंग फॉर्म्स जो हमने ड्यू डेट से फाइल नहीं करे थे वो फाइल करने हैं। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का हमें टाइम दिया गया है, तो हमें अपने सारे फॉर्म्स 30 सितंबर तक फाइल करने हैं। जब एक बार हमारे सारे फॉर्म्स फाइल हो जाएंगे और हमारी ये स्कीम क्लोज हो जाएगी 30 सितंबर 2020 को, तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारे सारे फॉर्म एमसीए ने अप्रूवल दे दिया है या उन पर टेक रिकॉर्ड ले लिया है। तो उसके बाद जब एमसीए हमारे सारे फॉर्म्स रिकॉर्ड में ले लेगी या उन पे हमें अप्रूवल मिल जाएगा, और 30 सितंबर के बाद ही हमें एक फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म CFSS। इस फॉर्म की हमें कोई चार्जेस नहीं पे करने होंगे और जब हम ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो उसके बाद हमें एमसीए से इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, इस स्कीम के अंदर हम अपने सारे ही स्टैच्यूटरी फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं जो हमने ड्यू डेट्स पे फाइल नहीं करे, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें हम इस स्कीम में फाइल नहीं कर सकते, जैसे SS7 फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल का, तो वो हम फाइल नहीं कर सकते। चार्ज का कोई भी फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हम, जैसे CHG1, CHG4, CHG8 और CHG9। ये फॉर्म हम इस स्कीम में नहीं फाइल कर सकते। इसके अलावा हम अपने सारे अदर स्टैच्यूटरी फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके अलावा आपको कुछ अन्य बातें बताती हूँ जो सर्कुलर में बताई गई है। अगर कोई डिफ़ॉल्टिंग कंपनी या उसका कोई डायरेक्टर या ऑफिसर को कोई नोटिस आया है, कहाँ से नोटिस आया है, या तो किसी कोर्ट से या अपीलेंट अथॉरिटी से, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ स्टैच्यूटरी फॉर्म्स, और वो कंपनीज और उसका ऑफिसर अपील भी फाइल कर चुके हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसी डिफ़ॉल्टिंग कंपनी भी इस स्कीम में बेनिफिट ले सकती है। लेकिन उनको अपनी अपील विड्रॉ करनी होगी जब वो अपना इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब आपको अपनी अपील विड्रॉ करनी होगी अपने इम्यूनिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले, और जब आप अपना इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील भी उस एप्लीकेशन में लगानी होगी। और इसमें एक स्पेशल केस भी है, अगर कोई ऐसी डिफ़ॉल्टिंग कंपनी जिसके अगेंस्ट या उसके डायरेक्टर या ऑफिसर के अगेंस्ट ऑर्डर तो पास हुआ है बट हमने अभी तक अपील फाइल नहीं करी, और उसकी अपील फाइल करने की लास्ट डेट 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक का टाइम था उसकी अपील फाइल करने का, लेकिन उसकी अपील फाइल नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, इस केस में भी हमें टाइम मिला है। इस केस में हमें एडिशनल 120 डेज़ का टाइम मिला है कि हम एडिशनल 120 डेज़ यानी कि 31 मई 2020 यानी कि 31 मई 2020 से और 120 दिन हमें मिले हैं, यानी कि 31 मई 2020 से हमें और 120 दिन दे दिया गया है हमें अपनी अपील फाइल करने। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे केस बताती हूँ इसमें जिस केस में हमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। पहला,
ऐसी कंपनियां जिनके केस कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, ऐसी डिफॉल्टिंग कंपनियां जिनकी मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उनके केस कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरा, अगर किसी डिफॉल्टिंग कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट ने कोई कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है और उस कंपनी ने और या तो फिर उसके कोई डायरेक्टर ने अभी तक कोई अपील फाइल नहीं करी है, तो इन कंपनीज के केसेस में इम्यूनिटी हमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिस कंपनी के केस में स्कीम अप्लाई नहीं होती हैं। फर्स्ट, जिन कंपनीज के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ का ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो गया हो। सेकंड, ऐसी कंपनियां जिन्होंने वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई किया हो। वॉलंटरी मतलब खुद से कंपनी ने आगे स्ट्राइकिंग ऑफ की एप्लीकेशन लगाई हो। थर्ड, ऐसी कंपनी जो अंडर प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन हो। फोर्थ, ऐसी कंपनी जिन्होंने डोरमेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई करा हो। फिफ्थ, वैनिशिंग कंपनी। तो ये जो कंपनीज है, इन कंपनीज के केस में भी ये स्कीम अप्लाई नहीं होती है। इन सब के अलावा सर्कुलर में इनएक्टिव कंपनी के लिए भी बोला गया है कि अगर कोई कंपनी इनएक्टिव है और वो भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहती है तो वो भी अपने सारे पेंडिंग फॉर्म्स फाइल करे, और जब वो अपना CFSSS फॉर्म फाइल कर रही हो और अगर उस इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट स्टेटस चाहिए, वो चाहती है कि मुझे डोरमेंट स्टेटस मिल जाए और मेरे कंप्लायंस मिनिमल हो जाए, तो वो CFSS फॉर्म के साथ ही MSC1 फॉर्म भी अप्लाई कर सकती है और उसको MSC1 फॉर्म की बस नॉमिनल फीस पे करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमें डोरमेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो अपनी कंपनी स्ट्राइक ऑफ करानी है, तो आप उस फॉर्म के साथ STK2 फॉर्म भी फाइल कर सकते हैं और आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और इस सर्कुलर को मैं अपने लिंक पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।